Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study poem number 9, Stopping by Woods on a Snowy Evening, composed by Robert Frost. Stopping by woods on a snowy evening, एक बर्फीली शाम को जंगल में ठहरना या रुकना। एक बर्फीली स्नो इवनिंग, एक बर्फीली शाम को वुड्स मीन्स जंगल में रुकना। देखिए, वुड मीन्स होता है लकड़ी। जब इसमें एस लग जाता तो ये होता है वुड्स। इसका मीनिंग बदल जाता है, लकड़ियां नहीं होता, जंगल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान देना है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने खुशनुमा आनंददायक अनुभवों में से एक अनुभव का वर्णन करता है। क्या होता है? एक जाड़े की शाम को वह घोड़े पर सवार होकर के घर की ओर आ रहा होता है। रास्ते में उसे सुंदर जंगल बर्फ से ढके हुए दिखाई देते हैं और वह रास्ते में ही उनका आनंद लेने के लिए रुक जाता है। परंतु वह जानता है कि उसे अपनी यात्रा को जारी रखना चाहिए और अपनी जो सुंदरता और शांति का आनंद लेने की जो इच्छा है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। परंतु शीघ्र ही उसे याद आता है कि उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें पूरा करना है, कुछ वचन हैं, उन्हें पूरा करना है और वह बर्फीली शाम को जंगल में रुक करके उस जंगल की सुंदरता का आनंद लेने का विचार त्याग देता है। वह सोचता है कि उसे अभी एक लंबी दूरी तय करनी है घर पहुंचने से पहले और अपने सोने की नींद का अधिकार उसे प्राप्त करना है, क्योंकि रुकने का नाम मौत है और चलने का नाम जिंदगी। इस विचार को लेकर के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। जो उसके सबसे ज़्यादा आनंददायक अनुभव थे, उसके अपने व्यक्तिगत के, उन अनुभवों में आनंददायक व्यक्तिगत अनुभवों में से एक अनुभव को यहाँ पोएम के माध्यम से हमारे साथ शेयर करता है। लेट अस स्टार्ट पोएम। पोएट कहता है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। देखिए, इसमें जो ये फर्स्ट पर्सन आ रहा है, हम जहाँ ये आता है वहीं पर बताते हैं। फर्स्ट पर्सन इसमें पोएट है। यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमानुसार बदल जाएगा। स्पीकर यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो इस आई का और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार ही हो जाएगा। जहाँ पर माई है, इसे यदि रखा माई, इसका हिज हो जाएगा। यदि मी है तो उसका हिम हो जाएगा। इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि ये नियम, ये बातें जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तब महत्वपूर्ण होती हैं। यदि हम एक्सप्लेनेशन में किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने में फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रयोग करते हैं तो ये शो करता है कि हाँ, इस स्टूडेंट को नॉलेज का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। ही डज नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। तो जब पोएट अपने घोड़े पर सवार होकर के घर की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको जंगल मिलते हैं। शाम का समय है और सारा जंगल बर्फ से ढका हुआ है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। शाम के समय जंगल उसको बहुत ही सुहावना लगता है और उसका मन करता है कि वह रुक करके उस जंगल का आनंद ले। तो वह किस प्रकार से वर्णन करता है? Whose woods these are, I think.
हुज वुड्स, ये जंगल किसके हैं? वुड्स दीज आर, ये जंगल किसके हैं? आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज, हिज हाउस, उसका घर गांव में है। दो यद्यपि, ही, यद्यपि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। देखो मी आ रहा है, ये स्पीकर के अनुसार बदलेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, तो इसका हिम हो जाएगा। मैं जानता हूं कि उसका घर गांव में है। दो यद्यपि, यद्यपि उसका घर गांव में है, फिर भी ही विल नॉट सी मी, वह मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हेयर, यहाँ उसके जंगल में, उसके बाग में रुके हुए, मेरे को रुकते हुए वह नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स, अपने जंगलों को, अपने बाग को देखने के लिए मैं जो यहाँ रुक रहा हूँ वह मुझे नहीं देख पाएगा। फिलअप मीन्स भरा हुआ, विद स्नो, बर्फ से। द पोएट सेज दैट he thinks that he knows the owner of the jungle, of the forest. He knows, perhaps the owner of this forest, of this jungle, lives in the village, which is on the other side of the jungle, of the woods. He will not see him. He will not see him stopping and watching his woods covered with snow. Fill up means covered, ढका हुआ, बर्फ से ढके हुए जंगलों को, बाग को देखने के लिए वहाँ पर रुके हुए कवि को बाग का मालिक नहीं देख सकेगा। क्यों नहीं देख सकेगा? Because it is evening time. And the garden and the forest are so dense, are so thick that nothing can be seen through them in the dark. अंधेरे में उन जंगलों से कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता है, इसलिए पोएट वहाँ रुक करके जंगल का, स्नोई, बर्फीली शाम का आनंद लेना चाहता है। द पोएट वांट्स टू स्टे देयर एंड एंजॉय द स्नोई इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, माई लिटिल, जब पोएट वहाँ रुकने का मन बनाता है, व्हेन द पोएट इंटेंड्स टू स्टे देयर, तो क्या होता है? द हॉर्स ऑफ द पोएट थिंक्स अबाउट the stay of his master. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake. कवि कहता है कि उसका छोटा घोड़ा must think it queer, queer means विचित्र, अजीब। कवि शाम के समय, ठंड के समय वहाँ खुले में रुकने के लिए और आनंद लेने के लिए वहाँ रुकता है, तो इस चीज़ को, यानी कवि का वहाँ रुकना घोड़े को एक अजीब बात लगती है। अजीब बात क्यों लगती है? क्योंकि टू स्टॉप, रुकना, विचित्र बात लगती है, अजीब सी लगती है, विचित्र या अजीब सी लगती है। टू स्टॉप, रुकना, विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि वहाँ पर खेत पर कोई भी घर नहीं है, कोई भी मकान नहीं है। फार्म हाउस कहते हैं ए हाउस बिल्ट इन द फील्ड, इन द जंगल, कि वहाँ पर आश्रय लेने के लिए कोई भी फार्म हाउस या खेत पर घर नहीं है। सो द स्टे ऑफ हिज मास्टर सीम्स वेरी स्ट्रेंज टू द horse. The horse thinks that there is no shelter place where they can live in, where they can save themselves from the
winter from the cold, because it is very cold outside, the snow is falling, the atmosphere is chilled. तो वहाँ घोड़े का ये सोचना कि उसका मास्टर, उसका मालिक वहाँ रुक रहा है और पास में कोई भी फार्म हाउस, कोई शरण स्थल, ढका हुआ स्थान नहीं है जहाँ पर वह रात्रि बिताने के लिए रुक जाए। बिटवीन द वुड्स, जंगल और जमी हुई झील के बीच में। घोड़ा देखता है कि भाई इधर एक तरफ तो जंगल है, दूसरी तरफ पानी की जमी हुई झील। ये झील में पानी था वह ठंड के कारण जम गया था। जमी हुई झील और जंगलों के बीच में घोड़े को कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ वे रात्रि को रुक सके। तो इस प्रकार से अपने मालिक का वहाँ रुकना घोड़े को अजीब लगता है, विचित्र लगता है, असामान्य लगता है कि यहाँ चौड़े में वह क्यों रुक रहा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह शाम वर्ष की सबसे अंधेरी रात थी। द डार्केस्ट, सबसे अंधेरी रात। इवनिंग, शाम ऑफ द ईयर, वर्ष की। यह शाम वर्ष की सबसे अंधेरी रात थी। See it once again. When the poet is riding home, and in the evening when he looks the pleasant environment of the snowy evening, he is attracted by the beauty of the snowy evening in the woods. He thinks that these woods are very charming and he must take the enjoyment, the joy of the beautiful and snowy evening. I think he knows the master of the woods. वह सोचता है कि वह जंगल के मालिक को जानता है। And he lives in the village. He will not see him stopping there to watch his woods covered with snow. So the poet wants to enjoy the forests, the woods covered with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and the frozen lake. When the poet decides to stay and enjoy the snowy evening in the woods, his horse thinks that his master's stay is a very strange in the open, where there is no shelter place, there is no covered place where his master and he can stay for the night. Between the woods and frozen lake, he finds that there is no house between the woods and the frozen lake. So his master's stay seems to the horse very, very strange and uncommon. Again the poet says that the evening was the darkest one of the year. और ये शाम वर्ष की सबसे अंधेरी शाम होती है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. इन लाइन्स में पोएट कहता है, जब पोएट रात्रि में रुकने का वहाँ निश्चय करता है और
बर्फीली शाम का आनंद लेना चाहता है तो क्या होता है, घोड़े को अजीब सा लगता है और वहां वह रुकना नहीं चाहता है। तो क्या करता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक। तो घोड़े के ऊपर जो साजो सामान बंधा हुआ था, जो काठी बंधी हुई थी, उस काठी को रोकने के लिए जो चमड़े के पट्टे या स्ट्रैप्स लगी हुई थी, उनसे जो बंधी हुई घंटियां थी, उन घंटियों को अपना शरीर हिला करके बजाता है। ही गिव्स हिज हार्नेस, हार्नेस में साजो सामान, काठी। जब घोड़ा सोचता है कि उसके मालिक का वहां रुकना अच्छा नहीं है, असामान्य है, कोई रुकने का स्थान नहीं है, तो वह उससे पूछता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक। तो वह अपने शरीर को हिला करके घंटियों को बजाता है, घंटियों को बजने के लिए अपने शरीर को हिलाता है और पूछता है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मालिक कोई गलती कर रहा हो। ये प्रश्न पूछता है घंटियों को, अपने शरीर पर जो उसका साजो सामान था उसमें बंधी हुई घंटियां थी, अपने शरीर को हिला करके घंटियां बजाता है और प्रश्न करता है कि कहीं उसका मालिक वहां रुक करके कोई गलती तो नहीं कर रहा है। द हॉर्स गिव्स ए जर्क, जर्क में झटका, टू द बेल्स टाइड टू द leather straps and tries to ask his master if he is making a mistake, कि क्या वह to stay there, कि क्या वह वहां रुक करके कोई गलती तो नहीं कर रहा है। तो वहां घंटी की आवाज सुनाई देती है। पोएट कहता है कि The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake। वहाँ किसी और चीज की कोई आवाज नहीं थी, एक तो घंटियों के बजने की आवाज थी और दूसरी केवल साउंड आवाज थी, द स्वीप गति, साए साए की, झोंकों की साए साए की आवाज थी, ऑफ इजी विंड हल्की धीमी चलने वाली हवा के झोंकों की आवाज वहां सुनाई दे रही थी, एंड डाउनी फ्लेक कहते हैं सॉफ्ट एंड स्मॉल पीसेज ऑफ स्नो, और धीरे धीरे लगातार बर्फ के टुकड़े, बर्फ के चकते चकते नीचे गिर रहे थे, उनके गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी साए साए की, और मंद गति से चलने वाली धीमे इजी विंड, धीमे धीमे चलने वाली हवा की साए साए की आवाज वहां सुनाई दे रही थी। तो पोएट कहता है कि घोड़े की घंटियों की आवाज के अतिरिक्त यदि वहां कोई अन्य दूसरी आवाज थी तो वह मंद गति से चलने वाली हवा और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के लगातार नीचे गिरने से उत्पन्न होने वाली आवाज वहां सुनाई दे रही थी। द पोएट सेज दैट his horse rings the bells to ask whether he is making a mistake to stay there. The poet hears the sound of the bells, the ringing of the bells, and the other sound of the slow moving wind and the falling of the small pieces of snow। वहाँ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के लगातार गिरने और मंद गति से चलने वाली हवा के आवाज के अतिरिक्त केवल घंटियों की आवाज पोएट को सुनाई दे रही थी, अन्य कोई किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। द एटमोस्फियर ऑफ द वुड्स was totally peaceful, which attracts the poet a lot. That is why he decides to stay there and enjoy the beauty of the snowy evening in the woods।
नेक्स्ट क्या होता है, ये सब जीवन रूपी यात्रा को तय करने के विषय में वह करता है। यानी कि पोएट या कोई भी व्यक्ति एक यात्रा पूरी करता है अपने जीवन में, और उसके जीवन में जीवन रूपी यात्रा के बीच में अनेक स्थान भी आते हैं। यही एक ऐसा स्थान है जो उसको रुकने के लिए आकर्षित करता है। उसी प्रकार से मानव जीवन की यात्रा में भी अनेक पड़ाव आते हैं, अनेक स्थान आते हैं जहाँ उसका मन करता है कि वह रुके और उसका आनंद ले। लेकिन रुकना जीवन का नाम नहीं है, रुकना मृत्यु है, और जीवन का चलते रहना, जीवन की यात्रा को करते रहना ही जीवन है। तो आगे कहता है, द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, डार्क अंधेरे से भरे हुए हैं, एंड डीप और घने हैं। पोएट को जंगल बड़े सुंदर लग रहे हैं, अंधकार है जंगल में, जंगल घने हैं जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए वहाँ वह रुकना चाहता है, लेकिन तभी उसे अपने कर्तव्यों का आत्मबोध होता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्वतः ही उसे जानकारी होती है, जिसे हम आत्मबोध कहते हैं। He realizes his mistake to stay there and enjoy the beauty of the snow evening in the woods. He realizes, he thinks that to stay there he is making a mistake, कि वहाँ रुक करके वह एक गलती कर रहा है। His duty, his work is not to stay there and enjoy the beauty of the woods, but his duty is to perform his responsibilities and keep the promise. But I have promised to keep, उसे स्वयं ज्ञान होता है पोएट को। But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. इन पंक्तियों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इन पंक्तियों से बहुत प्रभावित थे, और वे ऐसा कहा जाता है कि वे इन पंक्तियों को लिख करके एक कागज पर अपनी जेब में भी रखते थे, क्योंकि ये पंक्तियाँ हर एक मनुष्य को उसके कर्तव्य का, उसके वचनों का, उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती हैं। लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस, पोएट को इस बात का आत्मबोध होता है कि उसके अनेक वचन हैं, अनेक जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम उत्तरदायित्व कहते हैं, अनेक कर्तव्य हैं जिनको उसे पूरा करना है। अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना है और वचनों को निभाना है। प्रॉमिसेस टू कीप, ही हैज टू कंप्लीट हिज ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड promises before reaching home and miles to go before I sleep, और सोने से पहले उसे मीलों दूरी तय करनी है। इस बात का मीलों दूरी तय करना मीन्स क्या होता है कि, और सोने का तात्पर्य क्या है? सोने का तात्पर्य है मृत्यु को प्राप्त होना, यानी कि मरने से पहले, बिफोर he dies, he has to cover a long distance of life, which is full of promises, duties and responsibilities to the family, to the society and to the nation. तो इस प्रकार से पोएट इसमें अपने आनंददायक अनुभवों में से एक अनुभव को यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से शेयर करता है, और वास्तव में ड्यूटीज क्या है ये हमें इसमें बताया गया है। सी इट वंस अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। Whose woods are these? Whose woods these are? I think I know. The poet says that he knows who is the master of the woods. He knows the master of these woods.
He, his house is in the village, although the owner of the forest of the woods lives in a village. And he will not see him stopping there and watching his woods covered with snow. But as he decides to stay and enjoy the beauty of the woods, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake. When the poet decides to stay there and enjoy the beauty of snowy evening in the woods, his horse thinks that his master is staying in the open. It seems to his horse very strange, because he thinks he finds no place to stay in between the woods and the frozen lake, क्योंकि उसे जंगल और जमी हुई झील के बीच में कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता है जहां वह रात को रुक सके. To stay for the night, they find no covered place to live in. The darkest evening of the year. The poet thinks that this evening was the darkest one of the year. कि ये शाम वर्ष की सबसे अंधेरी शाम थी. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. When the poet decides to stay and enjoy the beauty of snowy evening in the woods, the horse does not like this idea of his master at all. So the horse rings the bells of his strap, which is used to tie the saddle. ऐसे डबल डी एल सैडल कहते हैं काठी. काठी से बंधी हुई जो पट्टी थी, उन पर जो घंटियां थी, उनको बजाता है. टू आस्क वेदर हिज मास्टर इज मेकिंग ए मिस्टेक टू स्टे देयर इन द ओपन. तो तभी क्या होता है, द पोएट कहता है the only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. पोएट कहता है, the poet says that the atmosphere of the snowy evening in the forest was peaceful and silent. There was no noise except the noise of the ringing of the bells and the slow moving wind and the falling of the small pieces of snow. हवा के धीमे चलने और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के लगातार गिरने से उत्पन्न आवाज और घंटी के आवाज के अलावा वहां पर कोई दूसरी आवाज नहीं थी. The poet says that the wind was blowing very slowly and the small pieces of snow were falling down. Okay, students, the sound of the falling of the small pieces of the snow and the slow moving wind just creating a very very sweet sound. फिर क्या होता है, पोएट को the woods are lovely, dark and deep. जंगल बहुत सुंदर है. The poet says that the woods are very beautiful and attractive and full of darkness and thick, through which, because the poet says the woods are so thick that no one can see through them, because it was evening, it was darkness everywhere. But when he was staying there
to enjoy the beauty of the snow evening, he realizes his mistakes, that he is doing a mistake to stay there. To stay is not life. To stay is death. And to run, to journey is life. He remembers, the poet remembers his duties, his responsibilities, his promises, which he has to complete and perform and fulfill before he reaches his destination. अपने गंतव्य को पहुंचने से पहले उसे अनेक वादे, जिम्मेदारियां और कर्तव्य पूरा करना है. एंड ही हैज टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर ही गोज टू स्लीप. यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने से पहले उसे एक जीवन की लंबी यात्रा पूरी करनी है और अनेक कर्तव्य, जिम्मेदारियां और वचन उसे पूरा करना है. तब ही वह जाकर के रुक सकता है, अन्यथा उसे रुकना नहीं चाहिए. तो ये पोएम को एक्सप्लेन किया. इससे आप इसकी हेल्प से एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि और जो मिस्टेक है, जो आपको समझ में नहीं आता है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें. हम उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर भेजेंगे. कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, हम उतनी लाइन को ही एक्सप्लेन करके वीडियो बना करके लोड कर देंगे. थैंक्स.